जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त भी होंगे। तो हम 2013 का पार्ट 1 वीडियो हम लेके आ चुके हैं। जिससे बहुत विद्यार्थी लोग कमेंट करेंगे सर 2014 का आप नहीं बनवाए हैं, आप 2013 का लेके आ रहे। नहीं भाई, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। 2014 का सेक्शन ए हो गया, सेक्शन डी हो गया, सेक्शन बी में 6 या 7 प्रश्न करवा चुके हैं। अब हमारे पास बचा सेक्शन सी और सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन। उसको भी कल तक हो सकता है वो भी वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि उसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमें उसके बारे में पहले पढ़ाना है। उसके बाद आपको वो प्रश्न भी अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इस चैनल पे आप इस उम्मीद से आते हैं क्योंकि आप सीख जाएंगे। और मेरा भी यही उम्मीद रहता है कि प्रश्नों का आंसर ऐसी सरलता पूर्वक बताई जाए जिससे स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, उसे आसानी से सरल भाषा में समझ में आ जाए। तो आप इस चीज के लिए कमेंट ना करें कि सर 2014 का क्वेश्चन करवाएं। हम आपके लिए उस चीज को लेके आ रहे हैं कल तक। उससे पहले आज हम डालने जा रहे हैं एसी का वीडियो, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा का वीडियो, जो 7 या 8 वीडियो आएगा उस पर। उसके बाद हम लोग डालेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इन 2 चैप्टर को हम करवाने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, मिथिला रिसर्च सेंटर। तो प्लीज आप इसे प्यार दें, इस चैनल को भरपूर प्यार दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में सभी विद्यार्थी लिखें। जिसको जो प्रॉब्लम है जरूर लिखें, हम उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। तो देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए मिलते हैं। देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं समविभवी तल को परिभाषित करें। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, समविभवी तल या समविभवी सतह या समविभवी पृष्ठ, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो हम इसका आंसर बड़ा आसानी से देने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक आप हमारे वीडियो पे बने रहें, आपको इसका आंसर बड़ा आसानी से मिलेगा। देखिए, परिभाषा हम लोग दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा बड़ा सिंपल है। और याद रखिएगा, यह एक बल है। क्या यह एक बल है? क्या यह एक बल है? कौन? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो किसी बिंदु पर रखी गई धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है। यहां पे अगर कोई धनात्मक आवेश है तो हमको उस बल का अनुभव होगा। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का बल है जो किसी बिंदु पर रखी गई धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किया जाता है। ऐसे परिभाषा आपको बुक में भी नहीं मिलेगी, हम इसे बहुत सर्च करके लाते हैं। तो आप ऐसे आंसर दें ताकि एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिले। और देखिए, विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं। इस चीज को आप जरूर नोट कर ले। एग्जाम में पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो आप ये बताइए, यह एक प्रकार का बल है और आपको पता होना चाहिए कि बल कभी भी अदिश राशि नहीं हो सकता है। बल हमेशा सदिश राशि होता है क्योंकि उसमें परिमाण और दिशा होती है। तो आप याद रखेंगे पहला पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक
सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है। तो देखिए दूसरा पॉइंट हम आपको लिखा देना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव में संबंध। और ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है भाई साहब, इसको आप सभी लोग सीटीएम कर लें। सीटीएम, कोई विद्यार्थी सोच रहा होगा सीटीएम का मतलब क्या होगा। सी का मतलब कनेक्ट, टी का मतलब टू, एम का मतलब माइंड। कनेक्ट में माइंड में कनेक्ट कर ले, कनेक्ट टू माइंड। सभी लोग कमेंट करें, क्या आपको ये चीज याद है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव में संबंध होता है E बराबर माइनस dV बटे dx, और कोई बुक x को रिप्रेजेंट ना कर R भी लिख देता है, तो इससे आप घबराना नहीं, क्योंकि ये दूरी है, ये विभव है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या 2 पॉइंट आपको याद हुआ। अब आइए तीसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की ये ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसलिए हम सारा कुछ नोट करके लिखा रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, तो आप याद रखेंगे इसका 2 मात्रक है। पहला ध्यान से सुनिएगा, पहला देखिए आपको एक फॉर्मूला हम पढ़ाए होंगे या फिर कहीं भी आप ऑफलाइन सेंटर में पढ़े होंगे, तो E का फॉर्मूला होता है F बटे Q, और F का मात्रक होता है न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलोम। तो बताइए क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलोम या फिर न्यूटन कूलोम इनवर्स। एक और आप इसका मात्रक याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको जस्ट फॉर्मूला लिखाया गया। फॉर्मूला होता है dV बटे dx, ओके। और V है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, x है हमारा दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो एक और मात्रा निकल गया वोल्ट प्रति मीटर या फिर वोल्ट इनवर्स। तो बताइए ऐसे चीजों में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आसानी से बन सकता है। चलिए इससे संबंधित हम लोग पॉइंट लिख चुके हैं। अब आइए अगला पॉइंट पे क्या पूछा जा रहा है। समविभव तल, बड़ा आसान है। समविभव सतह, बड़ा आसान है। समविभव पृष्ठ, बड़ा आसान है। तीनों एक ही चीज है। देखिए इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप ये बताइए, अगर एक वृत्त है तो वृत्त का ये क्या हुआ, केंद्र हुआ, और केंद्र से परिधि तक का ये दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या। और त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या, अगर ये R है, 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 सब क्या होगा, R ही होगा। तो अगर इस बिंदु से यहां पे Q आवेश है, इस बिंदु से यहां पे विभव देखना चाहेंगे, तो बताओ विभव का फॉर्मूला होता है KQ बटे R, दूरी क्या है R। यहां भी देखिएगा तो वहां भी दूरी वही होगा KQ बटे R। यहां पे देखिएगा तो यहां भी वही होगा KQ बटे R। यहां भी देखिएगा तो यहां भी वही होगा KQ बटे R। यहां भी देखिएगा तो वही होगा KQ बटे R। यहां भी देखिएगा तो वही होगा KQ बटे R, KQ बटे R। हर जगह बताइए विभव का मान क्या हो रहा है, समान। यहां भी देखिए KQ बटे R। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अरे यार एक ही R जैसा लिखिए ना, काहे 5 जैसा R लिखते हैं सर। कोई बात नहीं, होती है सर। तो देखिए इसका परिभाषा बड़ा आसान से दे सकते हैं कि वैसा सतह या फिर वैसा पृष्ठ या फिर वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव तल कहलाता है, समविभव सतह कहलाता है। तो लिख देते हैं परिभाषा, समविभव सतह बोलो, तल बोलो, पृष्ठ बोलो, सब एक ही चीज है। क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, समविभव सतह का परिभाषा बताए थे कि वैसे सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। वैसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर
विभव का मान समान होता है समविभव सतह कहलाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि वैसी सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव सतह कहलाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। और आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा है, आप कमेंट में बताइए क्या आप इस प्रश्न को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं? हाँ, पढ़ चुके हैं। तो देख रहा है क्वेश्चन रिपीट करता भाई साहब। अगर 12-13 साल का क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो कन्फर्म है कि सारा क्वेश्चन आपसे बन के आएगा और आएगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग प्रश्न हो। किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप उसका छक्का छुड़ा देंगे। तो देखिए, लेजर किरण सभी लोग बचपन में हरकत करते थे। याद होगा बचपन में जब आप स्कूल में पढ़ते थे या दोस्तों के साथ खेलते थे या फिर कहीं रात में उस लेजर लाइट को अगर पिकनिक में लेके जा रहे हैं तो और मजा आता था कि दोस्त को डराते थे। लेजर लाइट सभी लोग देखे होंगे, एकदम पतला सा किरण जो निकलता है। देखिए, हम सामान्य प्रकाश, जो हम प्रकाश स्तर पढ़ा रहे हैं, जो इस प्रकाश के अंदर आप पढ़ रहे हैं, जहां पे आप पढ़ रहे हैं, वो एक सामान्य प्रकाश हुआ। इस लाइट से प्रत्येक दिशा में, हर एक दिशा में अर्थात चारों तरफ ये लाइट फैलती है। इसका किरण प्रत्येक दिशा में फैलती है, चारों तरफ फैलती है। लेकिन लेजर लाइट केवल और केवल एक ही दिशा में जाती है। आप देखे होंगे पतला सा लड़की का बिंदी टाइप रहता है, एकदम पतला सा किरण निकलेगा, एकदम जाएगा एकदम सीधा। तो फर्स्ट पॉइंट याद हो चुका है कि लेजर किरणें एक ही दिशा में संचरित करती है अर्थात चलती है। उसका कभी भी चारों दिशा में फैलेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा। दूसरा उसका खासियत है कि उससे हमेशा एक ही कलर निकलता है। जैसे ये सामान्य प्रकाश जो देख रहा है ना, ये सामान्य प्रकाश 7 कलर से मिलकर बना है। सूर्य का लाइट 7 कलर से मिलकर बना है, जिसे आप बेजानी फिनाला के नाम से जानते हैं। लेकिन भाई साहब, लेजर लाइट में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का किरण निकलेगा, एक ही रंग का किरण निकलेगा, चाहे वो ब्लू हो, चाहे नीला हो, चाहे पीला हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर का निकलेगा। उसमें 7 कलर नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट आपको याद आ गया कि लेजर लाइट में एक ही रंग का किरण निकलता है, इसीलिए लेजर लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट के नाम से भी जानते हैं। मोनो का मतलब एक, क्रोमेटिक एक ही कलर का निकलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसे प्रश्नों का आंसर जरूर याद हो गया। पहला पॉइंट देखिए आपके सामने लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। लेजर किरणें एक ही दिशा में संचरित होती है अर्थात चलती है। लेजर किरणें एक ही रंग के प्रकाश किरण देती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद विद्यार्थी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में मस्त भी होंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए, 2 संधारित्र है जिसकी धारिता C1 एवं C2 है। इनको एक बार पार्श्वबद्ध में जोड़ा गया, एक बार श्रेणीबद्ध में जोड़ा गया। आप याद रखिएगा, पार्श्वबद्ध को हम लोग समांतर क्रम बोलते हैं और ये तो श्रेणी क्रम है ही। तो आप ऐसे चीज शब्द पे कंफ्यूज ना हो जाना कि सर ये तो पढ़ाया ही नहीं। पार्श्वबद्ध का मतलब होता है समांतर क्रम और श्रेणीबद्ध का मतलब हो गया श्रेणी क्रम। इसका केवल देखो परिपथ दर्शा देना है, यहाँ पे डिराइव नहीं करना है, लेकिन हम आपको डिराइव भी करके दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो आइए सबसे पहले हम लोग कैपेसिटर अर्थात संधारित्र को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम। 2 कैपेसिटर है, चलिए दोनों को जोड़ दिए हैं श्रेणी क्रम।
और एक बार जोड़ना है हमको समांतर क्रम में। ये आप जो देख रहे हैं ये कौन सा क्रम में है भाई? समांतर क्रम में। सभी लोग बताइए कमेंट में कि हमारे घरों का जो कनेक्शन होता है वो श्रेणी क्रम होता है कि समांतर क्रम? जल्दी जल्दी बताइए, नीचे कमेंट में लिखिए श्रेणी क्रम की समांतर, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन, जल्दी जल्दी लिखो। चलिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे घरों में जो कनेक्शन होता है वो समांतर क्रम होता है। अगर आपको पता नहीं है तो देखिए, दो कैपेसिटर है, दो संधारित्र है, इसका धारिता है C1, इसका धारिता है C2। उसी प्रकार से इसका धारिता C1, इसका धारिता C2। और एक चीज आपको बता देना चाहता हूं जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि श्रेणी क्रम में कौन सा राशि समान होता है, समांतर क्रम में कौन सा राशि समान होता है। तो आप याद रखिएगा, हम नोट में देखो हम लिख देते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम नोट में आपको लिखा देना चाहते हैं, आप लिख लीजिए। देखिए हम यहाँ साइड में हम दर्शा देते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जरूर याद कर लें इसे। देखिए श्रेणी क्रम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा श्रेणी क्रम में कौन सा राशि समान होता है, तो आप याद रखिएगा श्रेणी क्रम में हमारा जो होता है वो धारा प्रत्येक बिंदु पर क्या मिलेगा आपको? समान। क्या मिलेगा भाई? समान। दूसरा आपको हम बता देना चाहते हैं कि समांतर क्रम में आपको क्या चीज समान मिलेगा? विभव या फिर विभवांतर। विभव या विभवांतर, विभवों के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? आई से। और आपको पता होना चाहिए इसको डिनोट किससे करते हैं? भी से। चलिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वैसे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुन ले। चलिए अगर इसका आप डेरिवेशन करना चाहते हैं तो कीजिए। धारा हमेशा बताइए प्लस से निकलेगी और माइनस की तरफ आएगी। करंट है ये आई, तो इसमें भी करंट आई रहेगा और इसमें भी करंट आई रहेगा, लेकिन हमारा वोल्टेज दो भाग में बढ़ जाएगा। यहाँ मान लीजिए कुछ ए, यहाँ मान लीजिए बी, यहाँ मान लीजिए सी, और ए और बी के बीच जो वोल्टेज होगा वो आपको मान लेना है V1। क्या मान लेना है? V1। और बी और सी के बीच जो वोल्टेज होगा उसको मान लेना है V2। और इसमें याद रखिएगा समांतर क्रम में धारा समान नहीं होता, क्योंकि प्लस से निकलेगा तो बताओ ये करंट कितना भाग में बटेगा? दो भाग में। इधर आप मान लेंगे I1 और इधर आप मान लेंगे I2। ये दिशा में आएगा क्या होगा? I2। लेकिन इसमें हर जगह विभव का मान क्या होता है? समान। इसका भी विभव V होगा और इसका भी विभव क्या होगा? V। तो आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान से सुने। लेकिन याद रखिएगा जब आप कैपेसिटर पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको C बराबर Q/V फॉर्मूला होता है। अर्थात यहाँ पे धारा का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ज़रूरत है आवेश का। क्या चीज़ का ज़रूरत है? तो आपको पता है कि आवेश का प्रवाह ही क्या कहलाता है? धारा। तो यहाँ पे हर जगह ऑप्शन में ये भी दे सकता है आवेश, तो आप आवेश ही मान लें, बेटर रहेगा। इसका हो Q1 और इसका हो जाएगा Q2। कोई दिक्कत? क्योंकि C का फॉर्मूला होता है Q/V। यहाँ हमको Q के अनुसार चलना है, I के अनुसार नहीं चलना है। तो आइए लिखेंगे वी नाउ दैट जब हम लोग V वोल्टेज अप्लाई किए हैं तो बताओ ये कितना भाग में बट गया? दो भाग में। V1 प्लस V2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे पहला पॉइंट कि प्रथम संधारित्र AB के बीच का विभवांतर, AB के बीच का विभवांतर। तो बताइए C का फॉर्मूला होता है Q/V। C का फॉर्मूला Q/V। जब आप इसे आगे तोड़िएगा तो C × V बराबर क्या होगा? Q, और इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा भाई? Q/C। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। V का फॉर्मूला क्या निकला? Q/C। तो बताइए प्रथम संधारित्र के लिए V हमारा है V1। आवेश कभी बदलेगा नहीं, लेकिन धारिता क्या है? C1। अब आइए द्वितीय संधारित्र के लिए
द्वितीय संधारित्र के लिए अगर आप विभवांतर देखना चाहते हैं तो आपको पता है विभवांतर का फॉर्मूला V बराबर होता है Q/C। तो बताइए V का जगह पे आप क्या लिखिएगा? द्वितीय संधारित्र, यहाँ पे लिख देना है द्वितीय संधारित्र BC के बीच का विभवांतर। द्वितीय संधारित्र BC के बीच का विभवांतर, तो यहाँ हो जाएगा V के जगह पे V2, Q हमारा बदलेगा नहीं, C के जगह पे क्या हो जाएगा C2। और आपको याद रखना है कि इन दोनों के अलावा, इन दोनों कैपेसिटर के अलावा एक ऐसा कैपेसिटर लगाया जाए जो इन दोनों कैपेसिटर के धारिता के बराबर होगा, जो इन दोनों कैपेसिटर के योग के धारिता के बराबर होगा। तो इसका धारिता हम लोग C मान लेते हैं, इसका क्या मान लेंगे? वोल्टेज V, और इन दोनों का वोल्टेज ये अकेले के बराबर है। तो आगे लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग तुल्य परिपथ बोलेंगे। तुल्य, यहाँ मान लीजिए A और B, क्या मान लेंगे? A और B। लिखेंगे तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए विभवांतर, तुल्य परिपथ के लिए विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? V तो V ही रहेगा, Q तो Q ही रहेगा, C तो C ही रहेगा। इन सभी मानों को कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। बताओ V बराबर है V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। तो बताइए V का मान क्या लिखेंगे? Q/C। कोई दिक्कत? V1 का मान लिखेंगे Q/C1, V2 का मान लिखेंगे Q/C2। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? Q आएगा, तो यहाँ बचा 1/C1, यहाँ बचेगा 1/C2। बताओ Q से Q क्या हुआ? खत्म। इसलिए 1/CS सीरीज में है, तो इसको CS लिख दें, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये सीरीज में है। चलिए 1/CS बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। कैसा लगा? बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसमें भी वही कहानी होगा। सबसे पहले आप ये बताइए, यहाँ पे वोल्टेज नहीं बटेगा। यहाँ पे जब आवेश हम लोग Q दिए हैं तो बताओ ये Q कितना भाग में बटा? 2 भाग में। तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे प्रथम संधारित्र में आवेश, प्रथम संधारित्र में क्या लिखेंगे? आवेश। तो बताओ C बराबर होता है Q/V, तो Q बराबर क्या होगा? C इंटू V। तो लिखेंगे Q बराबर C इंटू V। तो Q के जगह पे Q1 लिखेंगे, V तो V रहेगा, और C के जगह पे लिखाएगा C1। अब लिखेंगे द्वितीय संधारित्र में आवेश, द्वितीय संधारित्र में क्या लिखेंगे भाई? आवेश। तो बताओ Q बराबर क्या होगा? C इंटू V। तो Q के जगह पे क्या लिखाएगा? Q2, C के जगह पे C2, और V तो V रहेगा। अब इन दोनों के योग के बराबर एक ऐसा कैपेसिटर लगाएंगे जो इन दोनों के योग के बराबर होगा। चलिए, ये समांतर क्रम में है, इसलिए यहां लिखेंगे Cp, और ये तो भी रहेगा। आवेश कितना जाएगा? Q, और ये किसके बीच लगा हुआ है? X और Y के बीच। अब लिखेंगे तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए आवेश का फॉर्मूला Q बराबर होता है C इंटू V। तो C के जगह पे क्या लिखेंगे? Cp। अब इन सभी मान को कहाँ पे रख देंगे? समीकरण 1 में। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 बताओ क्या है? Q बराबर Q1 प्लस Q2। बताओ Q का मान कितना निकला? Cp इंटू V। Q1 का मान कितना है? C1V। Q2 का मान क्या है? C2V। बताइए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? V। तो यहाँ बचा C1 प्लस C2। कैसा लगा? V से V बताओ क्या हुआ? खत्म। तो बताओ Cp बराबर फॉर्मूला क्या निकला? C1 प्लस C2। क्या आपको प्रश्न समझ में आ गया?
उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद विद्यार्थी, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। और ये नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये 1 नंबर के लिए तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग इसी प्रत्यावर्ती धारा का वीडियो लेके आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक समय आते जाएगा क्वेश्चन और जबरदस्त आते जाएगा। जैसे केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, हेबर विधि द्वारा अमोनिया, लोहा का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग लेके आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखें, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, टेस्ट के नाम पे उस वीडियो को जाके देख लेते हैं, लेकिन अगर टेस्ट के नाम पे अगर वीडियो नहीं बनाया जाए, केवल ऐसे क्वेश्चन पढ़ा दिया जाए, तो कोई विद्यार्थी नहीं देखेगा, हमको जहाँ तक लगता है। तो इसलिए सारा वीडियो को वॉच करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी आने वाले एग्जाम में हर क्वेश्चन को बना के आए। और ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें और इसे आप ध्यान पूर्वक याद कर लें। देखिए प्रत्यावर्ती आप लोग धारा का डायग्राम देखे होंगे, ये हमारा होता है AC अल्टरनेटिंग करंट, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होता है, DC। अगर वोल्टेज के फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज का ये मैक्सिमम मान है, जिसको V0 भी बोलते हैं या फिर VM भी बोलते हैं। अगर आप धारा के फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ पे ये जो मान होगा उसको हम लोग I0 अर्थात धारा का मैक्सिमम मान बोलेंगे, या फिर I0 या फिर IM बोलेंगे, ठीक है। लेकिन DC में हर जगह क्या होता है, धारा और वोल्टेज हर जगह सेम आपको मिलेगा, कहीं बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे आपका वोल्टेज देखो क्या होता है, बदलते रहता है। तो ये देखिए अभी जो ये लिखाया जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान, वो केवल एक अर्ध चक्र के लिए है। अगर आप पूरा चक्र के लिए देखेंगे तो अगर ये +2 निकलता है तो इसे -2 निकलता है। अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो बताइए टोटल औसत कितना निकलेगा भाई, 0 निकलेगा, क्योंकि कट जाएगा। तो अब याद रखिएगा, अगर धनात्मक चक्र के लिए पूछा जाएगा तो धन, ऋणात्मक चक्र के लिए पूछा जाएगा ऋण। तो ये केवल और केवल ये जो मान है ये धनात्मक के लिए है। एक पूर्ण चक्कर में औसत मान जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना ये आएगा उतना ये आएगा, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सारा का सारा ये जो लिखा हुआ वो अर्ध चक्र के लिए अर्थात आधा चक्र के लिए है। और एग्जाम में पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान बताइए। तो औसत मान का फॉर्मूला ये होगा, I एवरेज बराबर 0.637 I0। आपको पता है I0 धारा का मैक्सिमम मान होगा, ये धारा के फॉर्म में है। अगर वोल्टेज के फॉर्म में पूछेंगे तो वही होगा, जहाँ पे हम लोग I लिखते थे वहाँ पे लिखेंगे I0, लिखते थे वहाँ लिखेंगे E0। समझ में आ रहा है? आप इसको भी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पूछेगा RMS वैल्यू। RMS वैल्यू, क्योंकि इसका पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर। इसको हम लोग आभासी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान कितना होता है, तो I0/√2 ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर जब भागा दीजिएगा इससे तो आएगा 0.707 I0। इसी प्रकार वोल्टेज के फॉर्म में, विद्युत वाहक बल के फॉर्म में ERMS बराबर E0/√2 बराबर 0.707 E0। आप ऐसे चीज़ को याद रख लें, एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या आपको ये मान याद रहेगा। तो आप जल्द से जल्द इसे याद कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद विद्यार्थी, आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही आसान है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप सावधान रहें। देखिए ऐसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जाता है, या फिर D दूरी पे रखा गया है या दोनों लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ बोल दिया है कि इसको संपर्क किया गया, 2 लेंस को संपर्क में रखा गया, अर्थात इसके बीच का कुछ दूरी है ही नहीं। तो इसका
जब संपर्क करेंगे तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आइए सबसे पहले जो जो डाटा दिया हो इसे आप लिख दें। दो लेंसों की क्षमताएं अर्थात P1 का मान है 12 डायोप्टर और P2 का मान है -2 डायोप्टर। जब इसे आप जोड़ देंगे तो बताओ टोटल पावर कितना होगा, P1 प्लस P2, और P1 का मान है 12 डायोप्टर, P2 का मान है -2 डायोप्टर, और आपको पता है 12 डायोप्टर प्लस माइनस माइनस 2 डायोप्टर, तो 12 में 2 गया, हो जाएगा आपका 10 डायोप्टर। बताइए P का मान कितना निकला, 10 डायोप्टर। आप इसको मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि लेंस का क्षमता का मात्रक डायोप्टर भी होता है और मीटर इनवर्स भी होता है। तो इससे पूछा जा रहा है फोकस दूरी बताइए, तो P बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f। तो बताओ F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 1/P। तो आप ये बताइए P का मान 10 मीटर इनवर्स है और मीटर इनवर्स को ऊपर लेकर जाएगा मीटर हो जाएगा बटे 10। यहाँ पे अपने मन से 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर बटे 10, तो बताओ 10 तहें कितना निकला, 100, 10 सेंटीमीटर, अर्थात F का मान कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न का आंसर समझ में आया। अगर आ गया तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न मिलते हैं। और ये आप जो स्क्रीन पर ये प्रश्न देख चुके हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। तो आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन बनाने के बाद हमें क्या फ़ायदा होता है, हमें अनुभव होता है कि कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का चांस ज़्यादा रहता है। जैसे एक बार लेज़र किरण पूछा है 2 से 3 बार, एक्स किरण पूछा है 2 से 3 बार। तो आप ऐसे प्रश्नों को इम्पोर्टेंट ही मान के चलिए और याद ही कर लीजिए तो फायदा रहेगा। और ये क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, तो फिर से एक बार करवा दें। और आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अगर आप एक्स किरण का गुण याद रखिएगा तो सिमिलर, सेम बोलिए, सिमिलर नहीं सेम बोलिए। गामा किरण का भी वही गुण है, लेकिन एक गुण छोड़कर, दोनों में है वो गुण, लेकिन एक में ज्यादा है एक में कम है। तो वो क्या है, गामा किरण का वेदन क्षमता अर्थात आर पार करने की क्षमता ज्यादा होता है एक्स किरण से। फिर से गामा किरण का वेदन क्षमता, वेदन का मतलब भेदने का क्षमता, भेदते हुए किरण पार करते हुए चला जाएगा। तो गामा का भेदन क्षमता अधिक होता है और एक्स किरण का कम होता है। बाकी बात एक्स का सारा गुण गामा किरण के सिमिलर है नहीं, एकदम सेम है। सिमिलर भी नहीं बोल सकते, एकदम सेम। बस भेदन क्षमता एक का ज्यादा है और एक का कम है। ज्यादा किसका है, गामा का, कम किसका है, एक्स का। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और जल्दी जल्दी याद करें। पहला गुण, ये किरणें गैसों को आयनीकृत करता है। लिखिए कमेंट में, ये किरणें गैसों को आयनीकृत करता है। ये किरणें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। हम आपको बताए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। क्या होता है कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा, अर्थात जब विद्युत चुंबकीय तरंग किसी धातु की सतह पे पड़ता है, किसी धातु के प्लेट पे पड़ता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और यही घटना प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाता है। तो याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए आप एक्स किरण को भी लेके जा सकते हैं, गामा किरण को भी लेके जा सकते हैं। तो ये किरणें धातुओं से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कराती है। तीसरा पॉइंट, ये किरणें क्रिस्टलों द्वारा प्रावर्तित का भी घटना करवाएगा और विवर्तित का भी घटना करवा देगा। और ये तो अभी जस्ट बताए थे, ये किरणें पदार्थ से होकर गुजरती है, लेकिन गुजरने का क्षमता सबसे अधिक गामा में होता है और सबसे कम होता है एक्स में। दोनों में अगर देखा जाए तो गामा में ज़्यादा और एक्स में कम। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, जय हिंद विद्यार्थी। फिर से देखिए रिपीटेड क्वेश्चन केवल दिख रहा है।
तो भाई आ क्या रहा है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बैंक को जरूर बनाएं 12 साल तक, तभी आप 95, 96, 97 कुछ ला सकते हैं। हाँ, और इस बार आएगा, अगला बार भी आया था, आया है और आएगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सभी प्रश्नों को हल करें, उसे माइंड में सेट करें ताकि एग्जाम में भूल भी ना पाए। तो मिलते हैं इस प्रश्न में, और बड़ा सरल भाषा में आंसर लिखा हुआ है। एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले। हो गया? हो गया। चलिए याद कीजिए, याद रखिएगा, एन टाइप में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह हॉल के कारण होता है। इसे कहीं कहीं छिद्र भी लिखता है, तो आप घबराएं नहीं, चाहे छिद्र बोले चाहे हॉल बोले, कोई दिक्कत नहीं है। और हॉल प्लस के जैसा बिहेव करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है हॉल से, इसमें हॉल की संख्या ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से। तो वही देखिए लिख दिए, N ग्रेटर देन NH, NH ग्रेटर देन Ne, जहाँ पे N का मतलब नंबर, H का मतलब हॉल, N का मतलब नंबर, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ हॉल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या समझ में आया? तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद विद्यार्थी। फिर से अगले क्वेश्चन रिपीटेड है भैया, लेंज का नियम देख रहा है, इसलिए क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करें, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो। लेकिन हम तो भैया दो ही सब्जेक्ट का बात करने वाले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब कुछ दिन के बाद केवल और केवल केमिस्ट्री का वीडियो ही आएगा एग्जाम तक। तो आप हमारे साथ बने रहें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और आपको पता होना चाहिए लेंज का नियम, जिसको पता नहीं स्क्रीनशॉट ले लें। और इससे एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हो गया, पूछेगा लेंज का नियम किस पर आधारित है। तो आप याद रखिएगा, लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। यह ऑब्जेक्टिव बहुत फेमस है और इसका नियम आप याद रखिएगा यहां से, किसी परिपथ में, ये तो वही बात हो गया, जिस पत्तल में खाया उसी पत्तल में छेद किया, जिससे आप उत्पन्न हुए उसी का विरोध कर रहे हैं, ये तो वही बात हो गया। किसी परिपथ में देखो, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह धारा स्वयं उत्पन्न हुई। लेंज के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा जीवन में देखने को मिलता है, दैनिक जीवन में यह घटना भी होता है। आप उसी का विरोध करते हैं जिससे आप कुछ बने, ये होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, जय हिंद विद्यार्थी। फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, हर क्वेश्चन को रिपीट किया बार बार। ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। देखिए हम आपको बताए थे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक मशीन है, ट्रांसफार्मर चलता ना, स्थिर रहता है एक जगह, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। इसकी कभी भी फ्रीक्वेंसी और पावर चेंज नहीं होती है। दूसरा पूछा इसका दक्षता को इंग्लिश में इफिशियंसी बोलते हैं। आउटपुट तथा इनपुट का अनुपात ही दक्षता कहलाता है। देखिए लिखा हुआ है निर्गत का मतलब हुआ आउटपुट, निवेश का मतलब हुआ इनपुट। निर्गत में जो आपको ऊर्जा मिलेगा और निवेश में जो ऊर्जा मिलेगा, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? दक्षता। और याद रखिएगा दक्षता का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊर्जा का जो मात्रक होता है कट जाएगा, ऊर्जा का जो मात्रक होता है दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्नों का आंसर आपको मिल पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। जय हिंद, जय हिंद विद्यार्थी। आइए हम लोग 2013 का
2 नंबर का सबसे अंतिम प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले, सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। हो गया स्क्रीनशॉट। अब आइए ध्यानपूर्वक इसे पढ़ा जाए और समझा जाए। जैसे आप लोग प्रकाश पढ़ते हैं तो जिस समय हमारा साइंस में प्रकाश का पूरा तरह से विश्लेषण नहीं हुआ, अर्थात उसके बारे में पूरा तरह से जब नहीं जाना गया, तो उस समय प्रकाश को किरण माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस की उत्पत्ति अर्थात बढ़ते गई, विकासशील होते गई, विकसित होते गई, तो पता चला कि प्रकाश में तरंग भी उपस्थित है। अर्थात एक प्रकाश में 2 चीज उपस्थित है, कण भी है, तरंग भी है, कण भी है, तरंग भी है। तो ऐसे किसी भी पदार्थ में हो सकता है। ये कौन बोला? डी ब्रोगली साहब, जिसको हम लोग द्वैत, प्रकाश के द्वैत प्रकृति के नाम से जानते हैं। द्वैत का मतलब दो गुण, अर्थात दो नित्याहा वाला आदमी जिसको आप बोलते हैं देहाती भाषा में, जिसमें 2 गुण प्रेजेंट हो। तो आप एक बार पढ़ लें, बड़ा आसान है। देखिए क्या बोला है, डी ब्रोगली ने 1924 ईस्वी में यह प्रतिपादित किया कि द्वैत प्रकृति में, द्वैत का मतलब समझ गए, डबल बिहेवियर वाला, ना केवल प्रकाश में होती बल्कि द्रव्य कणों में भी होता है, अर्थात किसी भी कण में भी हो सकता है। उनके अनुसार कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन या फोटोन गतिमान होता है तो वह तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। सही बात है। अर्थात यह गतिमान द्रव्य कणों को ही डी ब्रोगली तरंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही बताया था। और इसका तरंगदैर्घ्य का व्यंजक लिखना है तो आप लोग पढ़े होंगे, संवेग को P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर होता है E/c। E होता है एनर्जी और C होता है प्रकाश का वेग। और आपको पढ़ाया गया था E बराबर होता है h म्यू, तो E की जगह पे h म्यू लिखा, C है। और आपको ये भी पढ़ाया गया कि म्यू बराबर होता है C/λ। तो बताइए C से कट गया तो बचा क्या, h/λ। तो आपको तरंगदैर्घ्य का मान पूछ रहा है तो लैम्डा बराबर क्या निकल गया, लैम्डा बराबर निकल गया h/p। तो ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो आप ऐसे प्रश्न को याद रखिएगा, पूछेगा फोटोन ऊर्जा का मान कितना होता है, h म्यू। अगला क्वेश्चन है भाई, भंवर धारा से आप क्या समझते हैं? बड़ा आसान है। इसके बारे में एक फोको नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए हम लोग इस धारा को फोको धारा के नाम से भी जानते हैं। 1875 ईस्वी की बात है। जब चालक में स्थित लूप में चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, जब चालक में स्थित लूप में चुंबकीय फ्लक्स बदलता है तो लूप में धारा प्रेरित होती है और उनके अनेक लूपों में जो धारा स्थापित होती है वही धारा भंवर धारा कहलाता है। तो आप ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अर्थात अगले प्रश्न में। जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने सखी सहेली को भी भेजें। लड़कियों से अनुरोध है, उनको भी बताइए कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हो रहा है। लड़कों से जो आपके सगे संबंधी रिलेशन है, जो आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास भी ये वीडियो को शेयर किया जाए ताकि वो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाए क्वेश्चन बैंक से। तो उम्मीद करते हैं आपको इसे प्रश्न समझ में आता है। अगर आता है तो इसी तरह वीडियो आते रहेगा एग्जाम तक। जय हिंद, मिलते हैं।